तो रोलिंग वाले सीरीज में आज हम लोग देखेंगे कि किसी इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर या किसी इंक्लाइंड प्लेन पर एक बॉडी अगर रोल करता हुआ नीचे आ रहा है और प्योरली रोल कर रहा है, यानी रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, तो उस बॉडी का लीनियर एक्सेलरेशन क्या होगा। लीनियर एक्सेलरेशन मतलब सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होगा। बात फॉलो किए तो हेडिंग लिखिए, एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी। Acceleration of a body, acceleration of a body, acceleration of a body rolling down an inclined plane, acceleration of a body rolling down, acceleration of a body rolling down, rolling down, rolling down an inclined plane, rolling down an inclined plane, rolling down an inclined plane। क्लियर है। रोलिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन, एक बॉडी होगा जो किसी इंक्लाइंड प्लेन पर रोल करता हुआ नीचे आ रहा होगा और उस बॉडी का आपको लीनियर एक्सेलरेशन मतलब सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकालना होगा। मान लिया जाए कि ये एक इंक्लाइंड प्लेन मैंने कंसीडर किया और एंगल ऑफ इंक्लाइन इसका थीटा के बराबर है और ये रफ इंक्लाइंड प्लेन है। ये इस पर बहुत क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, समझ गए। ये एक रफ इंक्लाइंड प्लेन है और आप एक बॉडी कंसीडर कर लो। अब चाहे ये रिंग है या सर्कुलर डिस्क है या सॉलिड स्फीयर है या मान लो हॉलो स्फीयर है या सॉलिड सिलेंडर है ना, कुछ भी हो सकता है। हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू को आई रखेंगे बचा करके। अब अकॉर्डिंग टू दी बॉडी आई का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, समझ गए। तो ये बॉडी प्योरली रोल करता हुआ नीचे आ रहा है। प्योरली रोल मतलब रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, है ना। तो अगर मान लो ये बॉडी का सेंटर है, सेंटर ऑफ मास, तो ये तो आप जान रहे हैं कि ट्रांसलेशनल मोशन परफॉर्म करेगा। तो इंक्लाइंड सरफेस के पैरेलल इसका एक्सेलरेशन, इंक्लाइंड सरफेस के पैरेलल इसका एक्सेलरेशन आप मान लो कि ए के बराबर है, ए के बराबर है। और ये पूरी बॉडी इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट, यानी जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है उसके अबाउट ये बॉडी रोटेट कर रहा है। बॉडी क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। तो मान लिया कि रोटेट करने का एंगुलर एक्सेलरेशन उसका अल्फा के बराबर है। समझ गया बात को। तो ये जो हो गया वो बॉडी का लीनियर एक्सेलरेशन हो गया, मतलब सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, और ओमेगा बॉडी का एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया। क्लियर है। और ये प्योरली रोलिंग है, मतलब ये कांटेक्ट पॉइंट स्लिप नहीं कर रहा है, ये कांटेक्ट पॉइंट स्लिप नहीं कर रहा है। बात आई समझ में। प्योरली रोलिंग का मतलब यही बताए थे कि कांटेक्ट पॉइंट सरफेस पर स्लिप नहीं कर रहा है। बोलो इतना पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए। यस सर। हाँ, एकदम क्लियर है ये कॉन्सेप्ट। ये क्लियर है आपको। आपको इस ए का वैल्यू कैलकुलेट करना है। हम ए का एक्सप्रेशन ड्राइव कर देते हैं और आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस पर बेस्ड आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन दे देगा एग्जाम में कि एक डिस्क को और एक रिंग को यहां पर छोड़ दिया, बताइए कौन पहले नीचे आएगा। समझ गए। तो वो सब कुछ डिपेंड करेगा एक्सेलरेशन की वैल्यू पर। किसकी वैल्यू पर? एक्सेलरेशन की वैल्यू पर। क्लियर है। तो देखो ए इज इक्वल टू, मान लिया लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी, लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी, या कहने का मतलब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। बोलो क्लियर है। और अल्फा, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, ऑफ द बॉडी। क्लियर है। ऑफ द बॉडी। और बॉडी रोटेट कर रहा है अबाउट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। समझ गए। इतना लिख देते हैं, द बॉडी रोटेट्स, द बॉडी रोटेट्स, द बॉडी रोटेट्स अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, about horizontal axis passing through center of mass, horizontal axis passing through
सेंटर ऑफ मास, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। समझ गया बात को? चलिए अब हम लोग वर्कआउट चालू करते हैं। पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। बोलिए, हो गया? Yes, sir. चलिए, बहुत अच्छी बात है। देखो, आप पहले पढ़ो सेंटर ऑफ मास का मोशन यानी ट्रांसलेशनल मोशन, और उसके लिए लगाओ फॉर्मूला F इज इक्वल टू एम ए। एफ इज इक्वल टू कितना? एम ए, है ना। सबसे पहले फॉर मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, फॉर मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, फॉर मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, कहने का मतलब कि ट्रांसलेशनल मोशन सबसे पहले आप स्टडी करोगे। ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन, सबसे पहले आप स्टडी करोगे ट्रांसलेशनल मोशन। चलिए, आप बॉडी पर सारे एक्सटर्नल फोर्सेस को अप्लाई कीजिए। तो सबसे पहले mg, तो mg का टेल सेंटर पे रखना और वर्टिकली डाउनवर्ड, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगा mg। क्लियर है? नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, तो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स का टेल p पर रखना, चूंकि कांटेक्ट p है ना, और सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर यानी वो सेंटर से होकर के पास करेगा। ये हो गया नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, ये हो गया नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, है ना। अब यहां पर एक फोर्स और लगेगा, ये P पॉइंट स्लिप नहीं कर रहा है, चूंकि ये रोलिंग विदाउट स्लिपिंग है। याद रखिएगा, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग है, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। समझ गए? ये P पॉइंट स्लिप नहीं कर रहा है, लेकिन स्लिप करने की टेंडेंसी नीचे की तरफ है। तो याद करो, अगर किसी पॉइंट की स्लिप करने की टेंडेंसी नीचे की तरफ है तो उसको रोक के रखने के लिए सरफेस इन कांटेक्ट के द्वारा अपोजिट फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। क्या लगेगा? बोलिए, क्या लगेगा? बोलिए। Opposite static friction. फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इस कांटेक्ट पॉइंट के स्लिप करने की टेंडेंसी नीचे की तरफ है, तो उसको रोक के रखने के लिए सरफेस के द्वारा ऊपर की तरफ लगेगा फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन यानी Fs, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। समझ गया बात को? यही तीन फोर्स हमारे इस रिजिड बॉडी पर एक्ट करेगा, mg नॉर्मल फोर्स और फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना। और चूंकि सेंटर ऑफ मास का मोशन आप पढ़ रहे हैं, मतलब आप ट्रांसलेशनल मोशन पढ़ रहे हैं, आप लगाइएगा F इज इक्वल टू एम ए, और किधर लगाइएगा? डाउन द प्लेन। किधर लगाइएगा? डाउन द प्लेन, है ना। न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स लॉ डाउन द प्लेन, न्यूटन्स लॉ डाउन द प्लेन। क्लियर है? आप लोग को पहले से पता है mg का कंपोनेंट डाउन द प्लेन। देखो, ये एंगल अगर थीटा, ये एंगल अगर थीटा, सब लोग को पहले से पता है ये एंगल भी थीटा हो जाता है और ये एंगल 90 माइनस थीटा। तो बताओ, mg का कंपोनेंट डाउन द प्लेन mg cos 90 माइनस थीटा यानी mg sin थीटा, mg sin थीटा, हाँ, mg इंटू sin थीटा। ठीक है? नॉर्मल फोर्स का कंपोनेंट डाउन द प्लेन n cos 90 डिग्री 0, और Fs का कंपोनेंट डाउन द प्लेन Fs cos 180 डिग्री यानी माइनस Fs, ये नेट फोर्स हुआ डाउन द प्लेन, और ये बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू कितना? एक्सेलरेशन। क्लियर है? तो आपने सेंटर ऑफ मास के मोशन को पढ़ लिया डाउन द प्लेन। बोलिए, इक्वेशन क्या आया? mg sin थीटा माइनस Fs बराबर मास इनटू कितना? एक्सेलरेशन। जैसे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हम लोग वर्क करते थे। बोलो, इतना क्लियर है कि नहीं है? बोलिए। Yes, sir. हाँ, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है? अब देखो, रोटेशन, अब पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। समझ गया बात को? रोटेशनल मोशन अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास।
और उसके लिए आप जानते हैं कि फॉर्मूला लगाते हैं टॉ बराबर आई अल्फा। टॉ बराबर कितना? आई अल्फा। फॉर रोटेशनल मोशन, for rotational motion about axis passing through center of mass। अब तुम लोग देखो, तीन गो फोर्स लग रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां से पास कर रहा है, और पहले ही बता चुके हैं, गौर कीजिए, mg का लाइन एक्सिस को कट कर रहा है और नॉर्मल का लाइन भी एक्सिस को कट कर रहा है, तो mg और नॉर्मल फोर्स का टॉर्क जीरो होगा। बोलो बाबू लोग, बोलो। यस सर। अरे देख लीजिए, ये जो पेन हम यहाँ पर रखे हैं, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और mg और नॉर्मल दोनों एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब रेफरेंस पॉइंट से पास कर रहा है। ये आपका रेफरेंस पॉइंट है ना, तो इसका भी टॉर्क जीरो और इसका भी टॉर्क जीरो। इन्हें टॉर्क सिर्फ कौन प्रोड्यूस करेगा? बोलो, एफएस। टॉर्क सिर्फ कौन प्रोड्यूस करेगा? बोलो, एफएस। हाँ, टॉर्क ड्यू टू एफएस। और आपने सी को लिया रेफरेंस पॉइंट, तो बोलो टॉर्क का सबसे बेसिक फॉर्मूला आर क्रॉस एफ। बोलो बाबू लोग, क्या होता है? आर क्रॉस एफ। टॉ वेक्टर इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। एफ का मतलब एफएस। आर वेक्टर कैसे लेते थे? तो एफएस का टेल पी पर है और टॉर्क सी के रेस्पेक्ट में निकालना है, तो आर वेक्टर का मतलब होगा सीपी वेक्टर, यानी पी का पोजीशन वेक्टर सी के रेस्पेक्ट में। याद होगा, एफएस का टेल पी पर है और टॉर्क सी के रेस्पेक्ट में निकालना है, तो पी का पोजीशन वेक्टर सी के रेस्पेक्ट में, यानी सीपी वेक्टर। आर वेक्टर हो गया सीपी वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट एफएस वेक्टर। खुद फिगर देख के बताओ, सीपी वेक्टर और एफएस वेक्टर दोनों के बीच में एंगल कितना है? बोलिए, एंगल कितना है? 90 डिग्री। अरे बोलिए, 90 डिग्री। सीपी वेक्टर और एफएस वेक्टर दोनों के बीच में, अरे ये रेडियस के लॉन्ग है और ये टेंजेंट के लॉन्ग है, रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। तो इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, यानी इसका मैग्नीट्यूड इनटू इसका मैग्नीट्यूड साइन 90 डिग्री। चूंकि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है? ए बी साइन थीटा। क्या होता है? ए बी साइन थीटा। ये बराबर बोलो, सीपी का मैग्नीट्यूड, तो उसका रेडियस अगर आर है तो सीपी का मैग्नीट्यूड आर हो जाएगा, ये आर। एफएस का मैग्नीट्यूड एफएस, साइन 90 का वैल्यू कितना? 1। साइन 90 का वैल्यू कितना? 1। बोलो, क्लियर है? और ये टॉर्क बिल्कुल लगा है एक्सिस के लॉन्ग, बिल्कुल एग्जैक्टली लगा है एक्सिस ऑफ रोटेशन के लॉन्ग। अब देख लो कि इस टॉर्क का सेंस क्या है। क्योंकि मैंने जो अल्फा लिया है वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में लिया है, तो क्या टॉर्क का सेंस भी एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है? उसके लिए तरीका क्या बताए थे? सीपी वेक्टर के पॉजिटिव सेंस से एफएस वेक्टर के पॉजिटिव सेंस की तरफ देख लो, वही टॉर्क का एग्जैक्ट सेंस हो जाएगा। देखिए, सीपी वेक्टर को अगर आगे प्रोड्यूस कर दो तो ये सीपी वेक्टर का पॉजिटिव सेंस हुआ और ये एफएस वेक्टर का पॉजिटिव सेंस है। तो सीपी वेक्टर से एफएस वेक्टर की तरफ देखो तो ये रोटेशन का सेंस क्लॉकवाइज है कि नहीं है? बोलो, सॉरी, एंटी क्लॉकवाइज है कि नहीं है? बोलिए आप लोग, बोलिए। यस सर। हाँ, यानी ये टॉर्क जो प्रोड्यूस हुआ वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, और हमने एंगुलर एक्सेलरेशन भी लिया है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, तो बिल्कुल सही हुआ। तो बताओ टॉ बराबर कितना? बोलो, टॉ बराबर कितना? आई अल्फा। टॉ बराबर कितना? बोलिए, आई अल्फा। हाँ, फ्रॉम फंडामेंटल लॉ ऑफ रोटेशनल डायनामिक्स, फ्रॉम फंडामेंटल लॉ ऑफ रोटेशनल डायनामिक्स, फ्रॉम फंडामेंटल लॉ ऑफ रोटेशनल डायनामिक्स, from fundamental law of rotational dynamics, tau is equal to I alpha। tau की वैल्यू बोलो RFS, tau की वैल्यू RFS, और ये बराबर I अल्फा, और यहां से इसको इक्वेशन 2 रहने दो, बोलो क्लियर? ये इक्वेशन 2 हो गया। बोलिए कोई डाउट?
नो सर. तो आपने ट्रांसलेशनल मोशन भी पढ़ लिया और आपने रोटेशनल मोशन भी पढ़ लिया. यहाँ पर mg और नॉर्मल ने कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं किया क्योंकि वो एक्सिस ऑफ रोटेशन को इंटरसेक्ट कर रहा है. बात आई समझ में. अब एक थर्ड कंडीशन, बॉडी रोलिंग विदाउट स्लिपिंग परफॉर्म कर रहा है तो उसके लिए रिलेशन क्या प्रूफ किए थे? v इज इक्वल टू आर ओमेगा. v इक्वल टू क्या प्रूफ किए थे? बोलो क्या प्रूफ किए थे? आर ओमेगा. हाँ, तो देखो, फॉर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, फॉर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, फॉर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, फॉर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, आप ये पढ़े थे v इज इक्वल टू आर ओमेगा. जहां पर टर्म्स बताइए, ये कोई सर्कुलर मोशन का कैजुअल इक्वेशन नहीं है. v किसकी वेलोसिटी? सेंटर ऑफ मास की. और ओमेगा पूरे बॉडी का एंगुलर वेलोसिटी. v किसकी वेलोसिटी? बोलो किसकी वेलोसिटी? सेंटर ऑफ मास की. हाँ, और ओमेगा पूरे बॉडी का एंगुलर वेलोसिटी. तो v बराबर आर ओमेगा. ये कंडीशन था रोलिंग विदाउट स्लिपिंग के लिए. और अगर दोनों तरफ टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो देखो dv बाई dt और r कांस्टेंट बार और d ओमेगा बाई dt और dv बाई dt का मतलब a मतलब सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन और बराबर r इंटू अल्फा यानी बॉडी का एंगुलर एक्सेलरेशन. ये एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास मतलब लीनियर एक्सेलरेशन. हम बार बार लिख देते हैं मतलब लीनियर एक्सेलरेशन. और ये एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी, बॉडी का एंगुलर एक्सेलरेशन. बोलो तो रिलेशन आ गया. ए बराबर कितना? बोलिए ए बराबर कितना? बोलिए आर अल्फा. आर अल्फा. और यहां से अल्फा कैलकुलेट कर लो तो अल्फा इज इक्वल टू ए बाई आर. अल्फा इज इक्वल टू ए बाई आर. और अल्फा को पुट कर दो इक्वेशन नंबर 2 में. अल्फा को पुट कर दो किस में? इक्वेशन नंबर 2 में. पुट अल्फा इन इक्वेशन नंबर 2. तो आइए तो एफ एस इंटू आर बराबर आई अल्फा का वैल्यू ए बाई आर. और यहां से एफ एस कैलकुलेट कर लो तो ये बराबर आई ए अपॉन आर स्क्वायर, आई ए अपॉन आर स्क्वायर. और एफ एस का वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में तो बताओ सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आ जाएगा. बोलिए बाबू लोग बोलिए. यस सर. हाँ, यस सर. इस एफ एस की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में तो आपको सेंटर ऑफ मास का लीनियर एक्सेलरेशन कैलकुलेट हो जाएगा. और वही आपको कैलकुलेट करना था. स्क्रीनशॉट लीजिए. अब लगभग काम हो चुका है. कमर समझे कि नहीं समझे? कमर यस सर. हाँ, एकदम क्रिस्टल क्लियर है ना बाबू? बोलो. इसमें बहुत क्वेश्चन मिलेगा Yes, आपको. जो रिजल्ट डेड्यूस कर रहे हैं समझिए रोलिंग का मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इसी पे मिलने जा रहा है कि नहीं है? बोलिए ऐसा बोलिए. यस सर. हाँ, रोलिंग पे मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पे मिलेगा आपको. सब चीज को छोड़ रहा है बताइए. जो फॉर्मूला आ जाएगा सारा क्वेश्चन बन जाएगा. इस पर हो गया. बोलो चलो. तो इस एफएस की वैल्यू को पुट कर दो. हाँ बोलो बोलो. सर अगर यही बॉडी ऊपर जाएगा तो फ्रिक्शन नीचे लगेगा. अगर ऊपर देखिए तो वहां पर चेक करना पड़ेगा. जो हम कांटेक्ट पॉइंट की वेलोसिटी निकालने का टेक्निक सिखाए थे Vp इज इक्वल टू VPC प्लस VC, वहां से पता चल जाएगा आपको कि एक्चुअली में वो पॉइंट के स्लिप करने की टेंडेंसी किधर है अगर बॉडी रोल कर रहा है तो. बात आई समझ में? बोलो. यस सर. हाँ चलिए. तो एफएस की वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में. इस सबको मिटा देते हैं. वो सब आएगा बाबू, उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. पुटिंग एफएस इन इक्वेशन नंबर 1. तो mg साइन थीटा माइनस एफएस का वैल्यू आई ए बाई आर स्क्वायर. हम आई को बचा के रखे हुए हैं. सॉलिड स्फीयर होगा आई का वैल्यू 2/5 mr स्क्वायर. डिस्क होगा 1/2 mr स्क्वायर. रिंग होगा mr स्क्वायर. समझे कि नहीं समझे बात को? हम एक कॉमन इक्वेशन ला रहे हैं, एक जनरल इक्वेशन ला रहे हैं. समझ में आई बात? बोलिए. यस सर. हाँ, तो mg साइन थीटा माइनस आई ए बाई आर स्क्वायर बराबर m इंटू ए. अब करो क्या, इसको उधर ले जाओ. तो mg साइन थीटा बराबर ए कॉमन, अब ब्रैकेट में m प्लस आई बाई आर स्क्वायर.
m प्लस आई बाई आर स्क्वायर, और यहां से आ गया फॉर्मूला mg साइन थीटा डिवाइडेड बाई m प्लस आई बाई आर स्क्वायर, m प्लस आई बाई आर स्क्वायर आ गया फॉर्मूला। ए बराबर mg साइन थीटा बटा कितना m प्लस आई बाई आर स्क्वायर। बोलो क्लियर है? और ध्यान रहे ये जो i है यहां पर एक मॉडिफिकेशन कर दो, अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। हाँ, अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। बोलो क्लियर है? समझ गए? तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैंने आप लोग के लिए प्रूफ कर दिया, रिजल्ट ला दिया। डायरेक्ट रट करके कोई फायदा नहीं था बाबू। ए बराबर mg साइन थीटा और होल डिवाइडेड बाय m प्लस ICM अब बटा कितना आर स्क्वायर। बोलो क्लियर है? अब मान लो एक सॉलिड स्फीयर और एक सॉलिड डिस्क दोनों को हम अलाउ कर दें रोल करने के लिए, अब दोनों का मास और रेडियस बिल्कुल आइडेंटिकल हो, दोनों का मास और रेडियस बिल्कुल क्या हो? आइडेंटिकल हो। मान लो कि दोनों के एक्सेलरेशन को आपको कंपेयर करना हो, दोनों के एक्सेलरेशन को आपको कंपेयर करना हो, ये पूछता है एग्जाम में क्वेश्चन। समझ गए? देखो एग्जांपल, ए सॉलिड डिस्क एंड अ सॉलिड स्फीयर है ना, आर ऑफ इक्वल मास एंड रेडियस, मतलब मास दोनों का m और रेडियस दोनों का r, आर रोलिंग डाउन, प्योरली रोलिंग डाउन, मतलब रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, आर प्योरली रोलिंग डाउन। चलो बोलो, आप निकाल लो डिस्क का एक्सेलरेशन क्या होगा, इस सॉलिड डिस्क का। तो बताओ तो, एक्सेलरेशन ऑफ द डिस्क m तो दोनों में कॉमन है, mg साइन थीटा अब बटा m प्लस, बताओ डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ एम आर स्क्वायर। बोलो हाँ, हाफ एम आर स्क्वायर। बहुत मेहनत किए रोटेशन में बाबू, गड़बड़ मत कीजिएगा। हाफ एम आर स्क्वायर अब बटा आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, यानी mg साइन थीटा अब बटा 2m प्लस m यानी 3m/2 और m से m कैंसिल, 2 गया ऊपर, 2/3 इंटू कितना g साइन थीटा। ये एक्सेलरेशन किसका आ गया? बोलो अरे डिस्क का आया। किसका आया एक्सेलरेशन? तो बोलते क्यों नहीं है? ये एक्सेलरेशन डिस्क का आया। अब निकालिए एक्सेलरेशन सॉलिड स्फीयर का। इसको मिटा देते हैं। अब निकालो एक्सेलरेशन सॉलिड स्फीयर का। तो बोलो फॉर्मूला पर पुट करो, mg साइन थीटा बाई m प्लस, बोलो ICM सॉलिड स्फीयर का क्या होता है? 2/5 mr स्क्वायर। बोलो हाँ, 2/5 mr स्क्वायर अब बटा आर स्क्वायर, यानी एस बराबर mg साइन थीटा बाई आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 5m प्लस 2m यानी 7m/5 और m से m कैंसिल, 5 गया ऊपर, 5g इंटू साइन थीटा बटा कितना 7। बोलो क्लियर है? कहीं पर कोई मिस्टेक नहीं ना हुआ? बोलिए आप लोग, बोलिए। अरे एग्जैक्ट है ना? बोलो यस सर। हाँ, तो चलिए ये निकल गया सॉलिड स्फीयर का और ये निकल गया डिस्क का। हम क्या कंपेयर कर लो किसका ज्यादा है और किसका कम है। आप रेशियो निकाल दीजिए, एक्सेलरेशन ऑफ डिस्क बाई एक्सेलरेशन ऑफ सॉलिड स्फीयर। डिस्क का बोलिए 2g साइन थीटा बाई 3 डिवाइडेड बाई 5g साइन थीटा अपॉन 7। अरे भाई क्वेश्चन बनेगा इस पर, g साइन थीटा
और जी साइन थीटा कैंसिल, ने 2/3 अब बाई 5/7 यानी 7/5। बोलो क्लियर। 7 दूनी 14 अब बटा 5 तिया 15। देखो एक्सेलरेशन ऑफ डिस्क बटा एक्सेलरेशन ऑफ सॉलिड स्फीयर बराबर 14/15, जो कि रेशियो 1 से छोटा है। रेशियो 1 से क्या है बोलिए, रेशियो 1 से क्या है, छोटा है। इसका मतलब कि एक्सेलरेशन ऑफ डिस्क छोटा होगा एक्सेलरेशन ऑफ सॉलिड स्फीयर से। बोलो क्लियर, बोलो कमर क्लियर, बोलो। यस सर। और ये एग्जाम में पूछेगा। अब अगर मान लो ये कह दिया जाए कि सेम मास और सेम रेडियस का सॉलिड स्फीयर और डिस्क को रिलीज किया गया इंक्लाइन प्लेन के टॉप से, बताओ सबसे पहले नीचे कौन आएगा? तो ऑब्वियसली जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा है वो पहले नीचे पहुंचेगा। बोलो बाबू लोग, बोलो। सर नीट का क्वेश्चन है ये। हाँ क्या बोले? नीट में सेम क्वेश्चन पूछे हुआ है। हाँ इन लोग को बताइए, इन लोग को बताइए, हमको बताने की क्या जरूरत है, इन लोग को बताइए। एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछता है और अभी मेरे ब्रेन में भी नहीं था कि हम नीट का क्वेश्चन करवा रहे हैं, लेकिन कंटेंट ही वही है कि क्वेश्चन उससे पूछेगा ही पूछेगा एग्जाम में। बात फॉलो किए? क्योंकि आप जानते हो कि इस लीनियर मोशन के लिए ut प्लस हाफ et स्क्वायर, तो इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है, सारा दारोमदार ए पर होगा। ए जितना ज्यादा है, ये जितना ज्यादा है टाइम उतना ही कम, टाइम उतना ही कम, ये जितना ज्यादा है टाइम उतना ही कम लगेगा। बात फॉलो किए? तो जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा वो जल्दी पहुंचेगा नीचे, उसका करस्पॉन्डिंग टाइम कम होगा। बोलो आज का ये कंटेंट पूरा तरह क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलिए। यस सर। और अब इसी तरह के क्वेश्चन में हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी भी लगा सकते हैं। समझ में आई बात? लेकिन एक बात और बोलेंगे आपको, यहां तक आने के लिए हमने एक लंबा प्रोसीजर किया, लेकिन रोलिंग विदाउट स्लिपिंग अगर एक दिया रहे आपको, तो हम एक नया कॉन्सेप्ट आपको सिखाएंगे अगले क्लास में कि इतना बिना किए हुए एक स्टेप में आप यहाँ ये फॉर्मूला अपने से ला सकते हैं, जिसका कॉन्सेप्ट का नाम है इंस्टैंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। नाम सुने हो? बोलो नाम सुने हो कोई आदमी? अरे हाँ या ना? यस सर। हाँ, इंस्टैंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के कॉन्सेप्ट से हम लोग बिना उतना लंबा जो प्रोसीजर किए, हम चाहेंगे डायरेक्ट ये फॉर्मूला ला सकते हैं, लेकिन वो उसी कंडीशन में जब ये पता हो कि कौन सा पॉइंट आपका स्लिप नहीं कर रहा है, कौन सा पॉइंट आपका स्लिप नहीं कर रहा है। जैसे यहाँ पे जो आपका ये सॉलिड स्फीयर था या कोई बॉडी था, तो ये कांटेक्ट पॉइंट स्लिप नहीं कर रहा था, तो हम लोग क्या करेंगे कि इंस्टैंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का कॉन्सेप्ट यूज करके इस सवाल को एक स्टेप में हम लोग क्रैक कर सकते हैं। बात आई समझ में? बोलो क्लियर है कि नहीं है, बोलो मेरी बात। फिलहाल आप इसको याद रख कर लीजिए कि अगर किसी इंक्लाइन प्लेन पर, रफ इंक्लाइन प्लेन पर एक बॉडी प्योरली रोल करता हुआ अगर नीचे आ रहा है, तो उसका लीनियर एक्सेलरेशन, ये उसका लीनियर एक्सेलरेशन है, बराबर mg साइन थीटा बटा m प्लस ICM बटा कितना r स्क्वायर, ICM बटा कितना r स्क्वायर। बोलो क्लियर हुआ, बोलो। यस सर। हाँ सर स्क्रीनशॉट। हाँ एक मिनट, ओ सॉरी इसका नहीं लिए थे। यहाँ पे क्या था? 7 था। हाँ यहाँ 5 था, सॉरी। अगला क्लास में आपको कॉन्सेप्ट देंगे इंस्टैंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का। समझ के बात को? बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, खास करके जल्दी आंसर लाने का वो एक अच्छा टेक्निक होगा, लेकिन एक जनरल मेथड पहले मैंने आप लोग को सिखा दिया। बात आ गई समझ में? बोलो अब बताओ कि रोटेशन का एक कंप्लीट पैकेज आप लोग को हम करवा दिए कि नहीं करवा दिए? लंबा चला लेकिन पूरा पैकेज हो गया कि नहीं हो गया लगभग? बोलो कोई कोई भी चीज जो हमने, कोई भी कॉन्सेप्ट जो मैंने मिस कर दिया हो, मैंने मिस कर दिया हो, बोलिए। कोई भी चीज, सब कुछ हो गया लगभग। ठीक है बाबू, स्क्रीनशॉट हाँ ले लो।